नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उधम सिंह नगर में थारू जनजाति संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने थारू जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव की जमकर सराहना की। सीएम ने थारू समाज के प्रतिनिधियों, बुजुर्गों और युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने उनके कल्याण, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्र के विकास से जुड़ी विभिन्न मांगों और समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि उधम सिंह नगर जनपद में सबसे अधिक परिवार, आज जो हमारी बेटियों की शादी की योजना चल रही है उसका सबसे अधिक लाभ हमारे ही इस जनपद के लोग उठा रहे हैं, उनको हो रहा है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ और चमोली में जनजाति क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए अलग अलग जो जनजाति कल्याण अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां भी हमने की हैं। भाइयों बहनों, हम केवल योजनाओं की घोषणा नहीं करते हैं कि घोषणा कर दी, तीसरी कर दी, चुनाव आया, बड़ी बड़ी बात कर दी, फिर गायब हो गए। ये हमारा काम नहीं है। हम उन्हें धरातल पर उतारते हैं और वास्तविक बदलाव लाने का कार्य भी हम करते हैं। लेकिन जब मैं इन विकास कार्यों की बात कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे वो दौर याद आता है जब पूरे देश के अंदर और प्रदेश में एक ही दल का कांग्रेस पार्टी का शासन होता था। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने कभी भी हमारे जनजाति समाज के स्वाभिमान और उनके अधिकारों को सच्चे मन से कभी चिंता नहीं करी। नहीं तो एकलव्य विद्यालय बहुत पहले खुल गए होते, या आश्रम पद्धति बहुत पहले अपग्रेड हो गए होते। ऐसे अनेक काम जो आज हो रहे हैं वो पहले ही हो जाते। जनजाति गौरव दिवस बहुत पहले ही हो जाता। पूरे देश के अंदर इतनी सारी शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियाँ बहुत पहले ही हो जाती। राष्ट्रपति जैसे पद में जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व पहले ही हो गया होता, और भी बड़े बड़े उच्च पदों पर। तो ये सोचना है, ये प्रश्न मेरा आता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के लिए जनजाति समाज केवल एक बैंक अकाउंट हुआ करता था क्या, कि वोट लेना है, चुनाव के समय आना है, उसके बाद फिर कभी लौट कर दिखना नहीं है। उन्होंने हमेशा जनजाति समाज को मुख्य धारा से दूर रखने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, भगवान बिरसा मुंडा जैसे महानायक को सम्मान नहीं दिया गया, जिसके वो वास्तविक हकदार थे। और जनजाति समाज का हित वो कभी नहीं कर सकते जो भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान नहीं दे सकते। वर्ष 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति गौरव, जनजाति समाज के गौरव को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर उन्होंने पूरे जनजाति समाज के जो साहस है, संघर्ष है, बलिदान है, उससे पूरी दुनिया को परिचित कराया। पूरे देश के अंदर आप देखिए, एक ही दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कितनी तैयारियां होती हैं, कितनी जगह पर कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं। हर कार्यक्रम में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। मैंने भी इस बार जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर, उस दिन चूंकि बाहर हमारा कार्यक्रम था, मैं नानक मता के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। बड़ा कार्यक्रम हुआ था। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन का संकल्प है कि थारू समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्य धारा से जुड़े। परिवार के हमारे बेटे बेटियां आगे आए, हमारे बच्चे आगे आए, युवा आत्मनिर्भर बने, वो सशक्त बने, शिक्षित बने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर समस्या, हर सुझाव और हर अपेक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम थारू समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ इसी प्रकार काम करते रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम कहना ज़्यादा समझना। और कई बार कहते हैं ना कि पूजा चाहे कितनी भी लंबी हो जाए, वो आपका ध्यान लगाने के लिए, विचार लगाने के लिए ठीक होती है, लेकिन पूजा में अगर एक सेकंड का भी भाव आ जाए तो उस भाव में भगवान मिल जाते हैं। और आप सबके मन में जो विचार आया है, जिस प्रकार की आपकी भावना है, ये भावना हमारे पूरे इस खटीमा क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्रों को
बहुत आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद भी हमें मिलेगा और हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा विकल्प ही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। उसमें हमारा एक खटीमा क्षेत्र भी विकास की उस यात्रा में सहभागी बनेगा। विकास के इंजन को तेज दौड़ाने में यहाँ का भी हमारा भी योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए और सबके लिए मंगल कामना करते हुए, और अभी बड़ा सुंदर ये समय चल रहा है, श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का है ना। हम लोग जो है कितना एक से एक भजन कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, तमाम प्रकार के धार्मिक प्रयत्न करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं। तो मैं इस मास की भी आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। भगवान भोले हम सब पर कृपा करें। इतना ही आप सबसे कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। उत्तरकाशी में शिक्षा विभाग के उपनल कर्मियों ने वेतन निर्धारण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों को लेकर कर्मी धरने पर बैठ गए और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मियों का आरोप है कि प्रदेश के 12 जनपदों में वेतन निर्धारण हो चुका है, लेकिन उत्तरकाशी में वित्त अधिकारी की स्वीकृति न मिलने से उनका मामला अब तक लटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर वित्त अधिकारी धर्मेंद्र रावत का कहना है कि शासनादेश के अभाव में वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता। उन्होंने अन्य जनपदों में हुए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। ऐसे में कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के बीच टकराव बढ़ता नजर आ रहा है और मामला अब जिले में तूल पकड़ चुका है। कि उपनल से हम लोग प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय सहायक पूरे प्रदेश में 1500 लोग नियुक्त हुए थे 2011 में। तो अभी हाल में शासन ने हमको, जिनको 10 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, उनको समान कार्य समान वेतन का लाभ देने के लिए आदेश निकाल चुका है। और हमारा जो वेतन निर्धारण है सभी प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय सहायकों का 12 जिलों में हो चुका है। और मात्र उत्तरकाशी जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां 2 महीने हो गए अभी तक वेतन निर्धारण नहीं हो पाया। और ये वेतन निर्धारण किस कारण से नहीं हो पाया है, उसका मात्र एक कारण है, यहाँ पे जो वित्त अधिकारी महोदय हैं उनके हठ धार्मिकता के कारण ये वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा है। के लिए शासनादेश 3 फरवरी 2026 का जो है उसमें शासनादेश एक जारी हुआ है और उसमें स्पष्ट है कि ऐसे उपनल कार्मिकों को अलग अलग कैटेगरी है। उपनल कार्मिकों की किसी विभाग में पद स्वीकृत है, किसी विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से पद स्वीकृत है और कहीं पद स्वीकृत ही नहीं है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं और शासनादेश में जिस शासनादेश के अनुसार इनका निर्धारण होना है उस शासनादेश के अनुसार जो उसका पैरा 7 है उसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि जिन ऐसे उपनल कार्मिक जो जिनका की पद स्वीकृत नहीं है तो उनको समूह घ के लेवल पर ग्रेड 1 पे फिक्स किया जाना है। चारधाम यात्रा हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनती है, लेकिन इस बार यात्रा के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और मौसम की चुनौतियों ने प्रशासन की तैयारियों की भी परीक्षा ली। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की गई है, यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इन्हीं सवालों पर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल से की खास बातचीत। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी बरसात का समय भी है और क्योंकि आपदा के कारण कई जगह पर कई क्षेत्र बाधित भी हैं, चारधाम यात्रा भी चल रही, कई बार अस्थायी ब्रेक भी लगाने पड़ रहे हैं चारधाम पर, लैंडस्लाइड जोन आता है आपका भी, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, अभी कैसे गतिमान चीजें चल रही हैं? मैं सबसे पहले तो आपके जितने भी व्यूअर्स हैं पूरे उत्तराखंड वासियों को प्रणाम करता हूँ। और विशेष करके मैं आजकल जो प्रकृति का कहर है, तो एक तो नेचुरल चीज़ है, इसको तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि भाई उत्तराखंड से तो आपदा का जो है पुराना नाता है, वो चाहे 13 की आपदा हो चाहे 19 की आपदा हो, ऐसे हर साल जो है आपदाएँ आते रहती है, लेकिन सरकार डिपेंडेंट करता है आप पे कि आप उसको किस तरीके से उसका सामना करते हैं। डेफिनेटली आजकल बरसात का सीज़न है, क्षेत्र में वो कई जगह टूट फूट हो रही है और ख़ास के पहाड़ी क्षेत्रों में देखते हैं तो नाले गधेरे आ जाते हैं।
कई जगह नदियाँ उफान पे हैं, संपर्क मार्ग टूट गए हैं और आपके पुल हैं वो आवागमन बंद हो जाती है। तो उसके लिए यही है, मैं तो यही कहूँगा कि क्षेत्रवासियों से भी कि भाई संयम बनाए रखें, अननेसेसरी जो है कोई जान जोखिम में न डाल करके, क्योंकि अब जो प्राकृतिक आपदा है उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, उससे हुई क्षति है तो उस क्षति की पूर्ति के लिए मैं अभी जब 2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से मुलाकात की थी और अपने क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उन तमाम समस्याओं को लेकर के मैंने उनके सामने रखी और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि जो आपके क्षेत्र में अगर किसी भी तरीके से कोई समस्या होती है तो उसका समाधान होगा और लोगों को जो भी किसी भी कोई क्षति होती है तो उसका प्रॉपर मुआवजा उसका आकलन करके उनको दिया जाएगा। और जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को टोटल पहले से ही मैंने डे 1 से ही निर्देशित कर रखा है। जितने भी निर्माण इकाइयाँ हैं, चाहे पीएमजेएसवाई, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे अन्य जो भी एजेंसियाँ हैं जो आपदा के दौरान काम करती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा कंट्रोल रूम तक सब सूचनाएं जो हम विधिवत रूप से पहुंचाते हैं। और मैं खुद अपने आप जो है उन लोगों के बीच में रहने का काम करता हूं, लोगों की समस्याओं को। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार जो है बिल्कुल प्रतिबद्ध है और मुझे लगता है कि अब समस्या तो आएगी तो समस्याओं को समाधान करने के लिए आपकी रुचि होनी चाहिए और लोगों के प्रति जो है आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि उनके कामों का समाधान हो। विधायक जी, विकास कार्य किस तरह के रहे क्षेत्र में और अभी किस तरह से गतिमान भी हैं, क्योंकि आप लंबी लिस्ट भी लेकर चलते हैं विकास कार्यों की? मैं अगर विकास कार्यों की बात करता हूं तो मैं फिर से पुनः मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूं। बधाई इसलिए देना चाहता हूं और क्योंकि जो विधानसभा में काम हुए हैं वो भूतो ना भविष्य में है। आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं हो, मेरे विधानसभा में अन्य विधानसभाओं से सबसे ज़्यादा काम हुए हैं। अब ठीक है, जो है विपक्ष का काम है आरोप लगाना, अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसी चलेगी? उनका काम आरोप लगाना है, वो आरोप लगाएंगे और बिना आरोप से जो है उनकी राजनीति भी नहीं चल सकती है। और मैं कहता हूँ, मैं वो तो मेरे वेल विशर हैं, जो लोग आरोप लगाते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन जनता सब जानती है। अभी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का। मेरी विधानसभा में 2 सुदूरवर्ती क्षेत्र थे जहाँ पे भूतो ना भविष्य में उन्होंने हमारे पूर्वजों ने एक उम्मीद रखी थी कि यहाँ पे कभी जो है हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हो। लिवाड़ी जैसी गांव में जाके हाई स्कूल जो है उच्चीकृत हो गया है और जाके मुगर संती और अपना जो है पटार खत पड़ती है नौगांव विकासखंड के कपनौल गांव में, जो 7-8 गांव का केंद्र बिंदु है उस क्षेत्र का। वहाँ पे सबसे बड़ा गांव है जहाँ पे अभी भी बच्चों की अगर संख्या देखें तो 300-400 बच्चे हैं। तो वहाँ जो हाई स्कूल से लेके इंटर कॉलेज जो है उसको उच्चीकृत किया गया। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में आप जो है चाहे किसी भी क्षेत्र में अगर उठा के देखोगे तो प्रोला विधानसभा में अग्रणीय भूमिका में है। उसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, जिससे कि क्योंकि आज जो है सबकी जुबान पे ये है कि प्रोला विधानसभा में काम सबसे ज़्यादा हुआ है। जी सर, क्योंकि 2027 में विधानसभा के इलेक्शन भी हैं, तैयारियां भी आप लोगों की लगभग शुरू हो गई हैं। ऐसे में जनता किस बिहाफ पर इस बार बीजेपी को जिताएगी या फिर किस तरह के ऐसे काम है जो आपको लगता है कि ये बीजेपी की बड़ी ताकत है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं एक दो दिन से शासन में था, क्योंकि शासन में रहना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे काम है। क्यों मैं 1.5-2 महीने जो है कंटिन्यू क्षेत्र में था, तो शासन में कुछ काम लंबित थे और उनको जो है आगे बढ़ाना था। कई जगह से हमारे साइन चाहिए होते हैं, कई जगह चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी के साथ बैठक करनी होती है। तो वहाँ मैंने जो माहौल देखा, मैं इससे पहले भी कई बार ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने काफ़ी अब पॉलिटिक्स में भी टाइम हुआ है, लेकिन पहले भी मैं एक सामाजिक क्षेत्र में रहा हूँ। जब जो सरकार काम कर रही होती है तो जो कर्मचारी है वो सरकार के अनुसार काम कर रहे होते हैं। तो मैंने देखा है कि शासन में काम नहीं रुक रहे हैं, काम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है
कि जो कर्मचारी वर्ग है वो भी चाहता है कि भाजपा दोबारी आए और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बने। तो काम उनकी गति दिख रहा था, उनके जो एक्टिविटीज, बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, तो उत्तराखंड ये चाहता है कि उत्तराखंड में भाजपा तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाए। तो मुझे लगता है कि अभी जो है जिस तरीके से अपने पूरे क्षेत्र की जो अगर मैं आंकलन करता हूँ या प्रदेश का आंकलन करता हूँ, तो हमें लगता है कि उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार भी बना रहे हैं और बड़े मार्जिन के साथ। मुझे ऐसा ना हो कि इस बार 60+ हम सीट जीतेंगे। जी, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के हरावाला निवासी सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच सीओ वंदना सिंह के सिलसिले में डोईवाला कोतवाली पहुंची। इस दौरान मृतिका की मां के बयान दर्ज किए गए और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई। कोतवाली पहुंचे पीड़ित परिवार के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करते हुए मामले की निष्पक्ष और सख्त जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी बेटी को दहेज उत्पीड़न जैसी घटनाओं का सामना न करना पड़े। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था उनको। जो उनका वीडियो लास्ट में आया था उसमें दीदी ने यही बताया है कि ये लोग मुझे 6 महीने से परेशान कर रहे हैं। अपने ससुर, जो उनके ससुर हैं, बीमार थे काफ़ी समय से, उनके द्वारा बोला गया है कि जब से तुम आई हो यहाँ पे तब से हमारे परिवार में ये घटनाएं हो रही हैं, अनिष्ट हो रहा है। इस तरीके से प्रताड़ित करना, कभी उसको उन्होंने गाड़ी ली थी, उसकी किस्त वो भर रही थी, हर चीज़ वो कर रही थी उनके लिए, हर चीज़ उसने मतलब पूरा चाहा कि मैं अपने परिवार के लिए करूँ, पर उसके बावजूद उन लोगों के द्वारा उसको इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई कि उसको मजबूरन, अब वो सुसाइड हम नहीं मानते, वो हत्या है, उन्ना के ससुराल पक्ष के द्वारा उसकी हत्या की गई है। जो ये वीडियो आया उसका लड़की का पहले, वो कब का वीडियो है? वो सुबह का वीडियो है, हमें नहीं पता सर, हमें सिर्फ इतना पता चला था उसने ताई को वीडियो भेजा था सुबह। उसके बाद ताई ने उनके घरवालों को कॉल किया, किसी ने उनका कॉल नहीं उठाया। 30-40 कॉल करने के बाद भी, क्योंकि जब उसने कॉल नहीं उठाया लड़की ने, दीदी ने, उसके घरवालों को कॉल किया गया है। हमें उसके बाद पता चलता है कि वो लोग उसको हॉस्पिटल में लेके आ रखे हैं। हम गए, सब लोग वहाँ पे पहुँचे तो उनने बोला कि ये पंखे से लटक रखी थी। तो ये बताइए कि उनने खुद उसको बॉडी को कैसे निकाला, क्यों निकाला नीचे, जब उन्हें पता कि उन्हें उनके अनुसार की सुसाइड, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था पहले, क्यों किया? वो लेके आए उसको। पढ़े लिखे लोग हैं भैया, पढ़े लिखे गंवार है ये लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं ये लोग। बोलने को सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं, उसकी दीदी डॉक्टर है, और जब ऐसे सुपरस्टिशियस आप लोगों को किसी पंडित के बोलने पर आप ये बोल रहे हो किसी को, और वो पंडित कौन है उसका भी पता चले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कितना नुकसान है? हमने अभी उनकी सास, उसके पति और बहन, उसकी पति की बहन ननद पे, उन पे केस किया गया। सूचना आई थी कोतवाली डोईवाला में, जिसमें एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रकरण आया था। इसमें तत्काल थाने का फोर्स और एफएसएल टीम ने इसमें मौका मुआयना करा और उसके बाद इसमें महिला का हमने पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम भी करवाया है। महिला की जो माताजी हैं उनकी तरफ से इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के पति, सास और ननद के विरुद्ध उसको प्रताड़ित करने के, शोषित करने के, इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन सभी पर हम जांच की जा रही है। मुकदमा इसमें पंजीकृत कर लिया गया है और साक्ष्यों के आधार जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सृष्टि कंडारी मौत मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? मैं आपको बता दूं, कल जो है परिवार के लोग आए थे सृष्टि कंडारी के विषय में, जो डोईवाला कोतवाली में उन्होंने एक गुहार लगाई थी कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। तो उस विषय में जो है कोतवाली में मामला दर्ज हुआ। तो आज जो है उनकी ननद की गिरफ्तारी हुई है और पति की गिरफ्तारी हुई है। संजय, मामले में एक पंडित की भी बात सामने आ रही है कि उसके कहने पर जो ससुराल पक्ष है उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको
पुलिस इसमें जांच कर रही है और संभवतः उनकी भी गिरफ्तारी होगी। संजय, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। मंगलौर के मुंडलाना गांव में गौवंश की हत्या की आशंका को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक युवक गौवंश को रस्सी में बांधकर काटने के लिए ले जा रहा है। वहीं इसकी सूचना मिलने पर पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं गौ हत्या के शक पर ले जा रहे गौवंश पुलिस की मौजूदगी में छोड़ दिया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने गौकशी करने के आरोपियों को सख्त चेतावनी दी। गांव मुडलाना में तो है ही है, लेकिन क्षेत्र में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि गायें और बछड़े जो इधर उधर घूम रहे हैं, इन्हें जो है मतलब जिहादी लोग पकड़ते हैं और इन्हें जो है काटते हैं। और जो रात को कुछ ऐसा भी है, कुछ वीडियो में ऐसा भी कि रात को जो है जेवड़े लेकर घूमते भी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में। उसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस उसमें जो है आनाकानी कर रही है और इधर उधर की बात बता रही है, पर अगर उस पर कोई मतलब ठोस कार्रवाई करने की कोई इस तरह की कोई बात ठोस बात नहीं हो रही है। और एक उधर से मतलब पता भी लगा है कि भाई कोई काट भी रहा था, पता नहीं काटा या नहीं, पर वो लेकर आया मांस और उनके पड़ोसियों ने बताया कि भाई ये इस कामों कर रहे हो और ये कट्टे में रात को लेकर भी आते हैं। उसने भी बताया, पर उसकी अभी कोई संज्ञान मतलब नहीं ले रही पुलिस। और सभी कार्यकर्ता हैं जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भी हैं और अन्य संगठनों के भी कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ इकट्ठे हैं, सब साथ में ही हैं। वह सब भी इस बात में कह रहे हैं, पर पुलिस आनाकानी कर रही है और कोई भी ठोस सबूत मतलब नहीं दे रही। और ये घटनाएं क्षेत्र में बढ़ती जा रही हैं। पुलिस के द्वारा इस पर कोई मतलब इस तरह का कोई वो नहीं होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।